आगे हम देखते हैं कि फेडरल असेंबली में क्या था। द फेडरल असेंबली वाज द लोअर हाउस विद द टेन्योर ऑफ 5 ईयर। इट वाज टू बी मेड ऑफ 375 मेंबर्स विद 250 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड नॉट मोर देन 125 मेंबर्स फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स। आगे हम देखते हैं व्हाइल दी सीट रिजर्व फॉर प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी फिल्ड बाय द नॉमिनेटेड मेंबर्स, द प्रोविंसेस वर गिवन डिफरेंट नंबर्स ऑफ सीट्स। ये भी आपको समझ लग गया होगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज द इलेक्शन टू द फेडरल असेंबली वाज टू बी इंडायरेक्ट। The term of the assembly was 5 year, but it could be dissolved earlier also। तो यह तो मेजर मेजर गाइडलाइन थी, क्या क्या होगा, कितनी सीट्स होंगी, कितने प्रिंसली सीट्स होंगी, वो नॉमिनेट रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और जो 5 साल बाद इस अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने में यही है कि डीआरकी में एक काउंसिल ऑफ स्टेट्स को बनाया गया, एक फेडरल असेंबली को बनाया गया, उसमें 375 सीट्स थी अभी फेडरल असेंबली में, और इलेक्शंस को इनडायरेक्ट रखा गया। 5 ईयर के बाद इसको डिसॉल्व करने का भी प्रोविजन रखा गया। अगर कोई काम नहीं बनता तो हमें इसे पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। विद द अबॉलिशन ऑफ डायरकी एट द प्रोविंसेस, द इंटायर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज इंस्ट्रक्टेड टू द रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स हु वर कंट्रोल्ड एंड रिमूव्ड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। अभी आपको कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स के अंडर में आ गया, जिसको हम प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंगली हम रिमूव भी कर सकते हैं। ये एक्ट इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्ट ऑफ 1919 से डिफरेंट करता है, क्योंकि 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था इसमें डीआरकी इस्टेब्लिश किया गया था प्रिंसली स्टेट्स में, बट अभी उनको ऑटोनॉमी प्रोवाइड किया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द एक्ट डिवाइडेड द पावर बिटवीन सेंटर एंड द प्रोविंसेस इन द टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट कॉल्ड फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। ये बात तो आप आज के टाइम पे भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जैसे कि स्टेट लिस्ट होता है, सेंट्रल लिस्ट होता है, कंकरेंट लिस्ट होता है, ये सेम तरीके की लिस्ट बनाई गई। कुछ कुछ जो है सब्जेक्ट वो स्टेट्स को दे दिए गए, कुछ पे वो सेंटर ही रूल बना सकता है, और कुछ ऐसे रखे गए कंकरेंट लिस्ट में जिसमें वो सेंटर एंड प्रोविंस स्टेट्स वो है मिल के रूल बना सकते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट रूल बनाते हैं, दोनों को उसमें राइट से। अभी सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, इस पर ध्यान दीजिए। द प्रोविंशियल गवर्नर रिटेन इंपॉर्टेंट रिजर्व पावर एंड द ब्रिटिश अथॉरिटीज आल्सो रिटेन ए राइट टू सस्पेंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अभी देखिए, इस लाइन से आपको क्लैरिफाई होगा कि पूरे का पूरा कंट्रोल अभी भी ब्रिटिशर्स के हाथ में है। अच्छा, अभी इस चीज़ को हम आज के टाइम पे इम्प्लीमेंट करें, अभी भी स्टेट कुछ भी रूल बना ले, उसको लॉ में कन्वर्ट होने के लिए गवर्नर के सिग्नेचर की ज़रूरत होती है। अभी गवर्नर उसको रिजर्व कर सकता है फॉर दी प्रेसिडेंट। अभी सेम तरीके से ऐसे रिजर्व किया गया वहाँ पे भी 1935 में। अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको अप्रूव करे ना करे ये उस पर डिपेंड करता है। अगर ब्रिटिशर को लगता था कि कुछ भी रूल ख़राब कर रहे हैं तो उसको भाई रिजर्व में डाल के ख़त्म करो, हम उसको वायलिश कर देंगे। तो मतलब पूरा टोटल ऑटोनॉमी नहीं दिया गया। आज के टाइम में भी पूरा ऑटोनॉमी नहीं है स्टेट्स के पास। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में फेडरल कोर्ट को जो है स्टेब्लिश किया गया, किसके लिए किया गया कि वो इंटरप्रेट करेगा एक्ट्स को, और जब अगर कोई डिस्प्यूट पैदा होता है फेडरल मैटर में तो वो इसकी जुरिडिक्शन में आएगा, फेडरल कोर्ट की जुरिडिक्शन में। इट प्रोवाइड्स द फेडरल कोर्ट शुड कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड नॉट मोर देन 6 जजेस। The federal court was given exclusive original jurisdiction to decide dispute between center and constituent units। अभी ओरिजिनल जुरिडिक्शन दिया गया इसको फेडरल कोर्ट को। अभी होप मुझे लगता है कि आपको पता होगा कि एक ओरिजिनल जुरिडिक्शन होती है और एक एप्लाइड जुरिडिक्शन होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है कि आप फर्स्ट इंस्टेंस में वो उसको केस को सुन सकते हो, मतलब हम दो स्टेट्स में डिस्प्यूट हुआ तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है फर्स्ट इंस्टेंस, उसको नीचे से नहीं जाना पड़ेगा, जैसे सेशन कोर्ट हाई कोर्ट से जाकर फिर अब जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकता है। तो इसको बोलते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन। और अगर हम बात करें एप्लाइड जुरिडिक्शन की तो ये होता है कि एप्लाइड अथॉरिटी द रिव्यूइंग अथॉरिटी, अगर हाई कोर्ट में कुछ डिसीजन आता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में उसको अपील करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उसको उस डिसीजन को ख़त्म भी कर सकता है, उसको उसमें सज़ा बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। तो ये होती है एप्लाइड जुरिडिक्शन कि उसका जो केस का एक डिसीजन हो चुका है और उसका रिव्यू हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, तो इसको बोलते हैं एप्लाइड जुरिडिक्शन। होप आपको पॉलिटी तो काफ़ी समय लगती होगी, अगर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं पॉलिटी के कुछ लेक्चर्स आपको बताऊंगा, कुछ डेफिनेशंस। अब देखिए इसमें भी एक ट्विस्ट था। अभी हर एक जो भी उन्होंने प्रोविजन दिया इसमें एक ट्विस्ट रखा गया। द प्रोविजन वॉज मेड फॉर फाइलिंग द अपील फ्रॉम हाई कोर्ट टू द फेडरल कोर्ट एंड फ्रॉम द फेडरल कोर्ट टू प्रिवी काउंसिल। अभी ये प्रिवी काउंसिल क्या थी, ये यूके में थी। अभी कुछ भी फेडरल कोर्ट डिसीजन ले ले, अभी उसकी एक अपील वो प्रिवी काउंसिल में हो सकती थी। अभी प्रिवी काउंसिल का क्या मतलब, वहाँ पे बस ब्रिटिशर बैठे हुए थे, वो अपनी मर्जी में करेंगे डिसीजन जो करना है।
तो कहाँ वो क्या फ़ायदा रह गया उसका फेडरल कोर्ट का, कोई वो उसका अगर कोई भी डिसीजन दे भी देता है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ तो वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा प्रिवी काउंसिल में। और हम देखते हैं अभी अदर फीचर्स क्या थे इसके। It abolished the Council of India established by the Government of India Act 1858. The Secretary of State for India was provided with the team of advisors in its place. Second point, the act extended the franchise. The act introduced for the first time the direct elections. About 10% of total population got the voting rights. ये तो हुआ था, वोटिंग को राइट्स को उन्होंने एक्सटेंड किया था। अभी जो इलेक्शंस वो ओवरऑल इंडिया में हो रहे थे। Government of India Act 1935 vested the control of railway in a new authority called Federal Railway Authority, which had 7 members and was free from control of ministers and councillors. The member of the authority reported directly to the Governor General. अभी रेलवे तो एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट था उस टाइम पे कि कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन या कुछ भी होना है तो वो रेलवे पे डिपेंडेंट था। आज भी रेलवे सबसे बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है। तो उन्होंने उसको ध्यान में रखते हुए ब्रिटिशर ने उसको एक डिफरेंट एक अथॉरिटी दे दिया कि भाई ये अलग अथॉरिटी दे देते हैं। अभी इतना गवर्नमेंट का काम है, अगर वही रेलवे का डिसाइड करेगा तो ये इतना बड़ा काम हो जाएगा कि वो चल नहीं पाएगा। तो इसको एक डिफरेंट अथॉरिटी दे दिया, डिफरेंट एक कमेटी बना दिया कि भाई जो आपने करना वो करिए और सीधा गवर्नर जनरल से आप बात कीजिए। द पार्शियल रीऑर्गेनाइजेशन वाज डन। इट इंक्लूडेड सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे, splitting Bihar from Odisha into the separate provinces, complete separation of Burma from India, detachment of Aden from India, and establishment of separate colony. Separation of Burma in preparation for the establishment of Burma as a separate colony, but same Secretary of State headed both departments and was styled the Secretary of States for India and Burma. First Secretary of State for India and Burma was Lord Dundas. अभी देखिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो सेम पर्सन रखा गया। अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग के लिए वो दोनों को कंट्रोल कर रहा था, बर्मा को भी कंट्रोल कर रहा था और इंडिया को भी कंट्रोल कर रहा था। अभी हम देखते हैं कि क्या क्या इंप्लीमेंट किया गया। अभी बोल तो बहुत कुछ दिया गया, अभी कुछ भी इलेक्शन में भी हम बातें सुन लेते हैं तो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब देखिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या थी। फर्स्टली तो प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन ही नहीं किया, बहुत कम स्टेट्स ने ज्वाइन किया, तो वो फेडरेशन तो एग्जिस्टेंस में आई नहीं। जो मेजर चीज़ थी कि फेडरल गवर्नमेंट बनाई जाएगी, फेडरेशन हम बनाएंगे सबसे बड़ी, तो वो तो ख़त्म हो गया भाई। वो फेडरेशन तो एग्जिस्टेंस में आई नहीं क्योंकि उन्होंने कंडीशन ही पूरी नहीं की। प्रिंसली स्टेट्स ने वो 104 जो सीट थी अपर हाउस में वो एक्वायर ही नहीं की। अच्छा, अभी क्या है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी केम इन टू द फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 1937। फर्स्ट इलेक्शन अंडर दिस एक्ट वॉज हेल्ड इन 1937, जिसमें कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई। जो ब्रिटिशर जो नहीं करना चाहते थे वही हुआ, कांग्रेस ने ही गवर्नमेंट बना दी वहाँ पे। अभी देखिए कि ये 1935 का टाइम है, पूरे एक्ट में कहीं भी बिल ऑफ राइट की बात नहीं की। आपके कौन कौन से राइट होंगे उसकी तो बात ही नहीं की। इंडियन पीपल को तो कंसिडर ही नहीं किया गया। बेसिकली ब्रिटिशर्स क्या चाह रहे थे, वो कुछ ऐसा करना चाह रहे थे कि उनका कंट्रोल बना रहे इंडिया पे, और बस एक कागज में कुछ हो जाए कि जो इंडियन खुश हो जाएं यार कुछ तो किया है हमारे लिए। साइमन कमीशन हैड प्रॉमिस्ड डोमिनियन स्टेटस इन 1929 और इस एक्ट में वो कहीं नहीं था। द एक्ट बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर हिंदूज, मुस्लिम, सिख, यूरोपियन, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस proved to be further instrument of disintegration in India. It was over obstructing and Nehru called it all breaks no inch। ये तो आप सबको अभी अंडरस्टैंड हो गया होगा, क्योंकि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट आप दे देते हो तो भाई सेपरेशन को बढ़ा रहे हो ना। अगर सेपरेट इलेक्टोरेट आप दे देते हो तो क्या होगा, कम्युनल डिवाइड हो जाएगा। तो वो इंडिया को तोड़ना चाहते थे एक्चुअल में, इसलिए नेहरू जी ने बोला था कि ये एक्ट तो बस आल ब्रेक्स ही ब्रेक्स है, इसमें कोई इंजन तो है ही नहीं है, कुछ दिख तो नहीं रहा है कि कहाँ पे जा रहा है, बस इसमें हर जगह पे आपने ब्रेक लगा दिया है। अभी देखिए ये तो हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब मैं बताऊंगा कि हाँ कि गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन क्या सोच रही थी, क्या करना चाह रही थी। फर्स्टली दे वांट टू विन द सपोर्ट ऑफ मॉडरेट्स, रिटेन ब्रिटिश कंट्रोल ऑन द आर्मी, इंडियन फाइनेंसेस, इंडियन फॉरेन रिलेशंस। They want to win Muslim support by conceding most of Jinnah's 14 points. Convince the princes to join the federation. Last point है ensuring that the Congress could never rule alone or gain enough seats to bring down the government. तो ये थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करना चाह रही थी। अभी देखिए सिंपली आपको एक आइडिया लग गया होगा क्या करना चाहती थी। वो चाह रही थी कि जो मॉडरेट्स हैं उसके साथ में आ जाए, इंडियन आर्मी उसकी कंट्रोल में आ जाएगा क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने वाला है, उसको वहाँ पे इंडियन की ज़रूरत पड़ेगी। वो चाह रहे थे अभी मुस्लिम को खुश करें
क्योंकि जिना ने 14 पॉइंट दिए थे, अभी मोस्ट ऑफ उसके पॉइंट उठा के इन्होंने इसमें डाल दिए क्योंकि जिना भी खुश हो जाए, उसके साथ में आ जाए। एक्चुअल में वो कांग्रेस को कमज़ोर करना चाहते थे क्योंकि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी हो गई थी उस टाइम पे, तो उन्हें भी लग रहा था कि अभी नहीं, जैसे इंडिया में नहीं चल पाएगा, अभी कांग्रेस को कंट्रोल देना ही पड़ेगा। तो किसी तरीके से वो अदर पार्टीज़ को खड़ा कर रहे थे, जैसे मुस्लिम्स को खड़ा कर रहे थे कि कांग्रेस के खिलाफ कोई ना कोई आगे बंदा खड़ा हो जाए। जैसे अब बात करिए, हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो यूएसए इंडिया को क्यों सपोर्ट कर रहा है? अभी एशिया में चाइना की पावर को अगर बैलेंस करना है तो इंडिया को राइज करना पड़ेगा, इसलिए यूएसए इंडिया में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। इसीलिए ब्रिटिश क्या कर रहे थे, कांग्रेस की पावर को बैलेंस कर लेके जिन्ना जी को वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर दे रहे थे, उनको खुश कर रहे थे। अभी वो चाह रहे थे कि जो प्रिंसेस को वो प्रेस कर लें कि वो फेडरेशन को ज्वाइन करें, ताकि उनकी ज्वाइंट कंट्रोल उनका ऊपर आ जाए। और वो कांग्रेस के खिलाफ थे कि अगर इलेक्शन होते हैं तो हमें पूरी कोशिश करना है कि कांग्रेस जीत ना पाए, कांग्रेस के हाथ में कभी कंट्रोल ना आए। जो नहीं हुआ, अल्टीमेटली कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाया। अभी इस लेक्चर के बाद आपको समझ लग गया होगा कि 1935 एक्ट क्या था एक्चुअल में, उनके क्या क्या मेन पॉइंट्स थे, क्या क्या इम्प्लीमेंट हुआ और ब्रिटिशर क्या चाह रहे थे और क्या नहीं हुआ। सो होप नाउ यू अंडरस्टैंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल्स फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स अ लॉट।